अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के खतरनाक तरीन सैलाब से दो चार है। पंजाब में तबाही के बाद अब सैलाब का रुख सिंध की जानिब है। जेलम, चनाब, रावी और सतलुज अपनी पूरी ताकत के साथ अब दरिया सिंध में शामिल हो रहे हैं। दरिया सिंध को सिंध का दिल कहा जाता है। जब ये चारों दरिया सिंध में जा मिलेंगे तो सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा मौजूद है। इसलिए सिंध हुकूमत ने यकम से 3 सितंबर तक सिंध में अलर्ट जारी कर दिया है। क्या मौजूदा सैलाब खुदा न खास्ता 2010 के सैलाब की तरह सिंध में भी तबाही मचाने वाला है? 2010 के सैलाब में 20 मिलियन अफराद मुतासिर हुए, 1900 अफराद हलाक हुए। पूरे मुल्क का 35% हिस्सा पानी में डूब गया था। $10 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद प्लानिंग की गई, बड़े बड़े वादे किए गए, अरबों रुपए खर्च करने के दावे किए गए, लेकिन 2022 में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। एक बार फिर पाकिस्तान का 32% हिस्सा पानी में डूब गया और इस बार $40 बिलियन का नुकसान हुआ। इस बार आने वाला सैलाब और तेज बारिशों ने अब तक 900 जानें ले ली हैं और लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आखिर हर साल आने वाले इस कुदरती आफत से कैसे निपटा जाए? क्या डैम बनाने से सैलाब को रोका या इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है? इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा, 3-4 रोज से जब से पंजाब को हिट किया है सैलाब ने, उस वक्त से यह बहस जारी है कि डैम्स क्यों नहीं बनाए गए। क्या डैम्स बनाने से यह मसला मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बल्कि डैम्स की वजह से ये सैलाब आ रहे हैं। अच्छा। देखिए, जब आप एक बड़ा डैम बनाते हैं ना, तो वो छोटे छोटे सैलाबों को ख़त्म कर देता है, लेकिन बड़े सैलाब को वो मैग्नीफाई करता है, उसको उसकी शिद्दत में इजाफा करता है। होता क्या है, जब आप एक बड़ा डैम बनाते हैं तो छोटे छोटे सैलाब ख़त्म होते हैं, दरिया छोटा हो जाता है और लोगों की इंक्रोचमेंट उसके बीच में शुरू हो जाती है। लोग अपनी दुकान, मकान, खेत शेत उसके करीब आके बैठ जाते हैं। लेकिन जब 20-30 साल के बाद एक बड़ा सैलाब आता है तो फिर पानी को तो अपना रास्ता याद होता है, और जो डैम होता है वो बजाय के सैलाब को बतदरीज छोड़े, डैम की लाइफ को बचाने के लिए या डैम को बचाने के लिए उसके गेट खोले जाते हैं और एक अचानक बहुत बड़ी वेव निकलती है। वो वेव फिर तबाही मचाती हुई उस रास्ते में आती है जो रास्ता डैम का था, और अब उसके बीच में लोग आके बैठ गए हैं। अगर उसमें लोग ना होते तो नुकसान इतना ना होता, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज ना बनाई होती तो नुकसान इतना ना होता, जानी नुकसान, माली नुकसान से बचत हो जाती। लेकिन अब क्योंकि लोग आके बैठ गए थे, और अगर पंजाब को देखा जाए तो वहां पे तो रूडा जैसी स्कीमें, जिनको उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर्स तक ने आके तो उनकी जो है वो एक तरह की एडवर्टाइजमेंट की, उधर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की कि देखें जी नाली बन गया ये दरिया। वो नाली क्यों बने? क्योंकि डैम बने थे। अब अगर डैम बना हुआ है रावी के ऊपर, तो रावी में सैलाब क्यों आ गया? डैम बना हुआ है सतलज के ऊपर, 2 डैम बने हुए हैं बड़े, तो क्यों सैलाब आ गया? और इसी तरह से 1998 में दरिया झेलम में सैलाब आया था, और इसी तरह 8 लाख क्यूसी का रेला था। मंगला डैम ने वो रेला छोड़ा और पूरा झेलम का शहर डूब गया। उसके अलावा कोई सैकड़ों देहात जेर आब आ गए और 1000 कीमती जानों का नुकसान हुआ। तो ये डैम तो सैलाब को रोकते ही नहीं है। उसके बाद में वापडा ने अपनी रिपोर्ट लिखी 1988 के 1992 के फ्लड्स के बाद, कि डैम फ्लड को नहीं रोक सकता, ना ये फ्लड को रोकने के लिए बनाया गया। लेकिन ये डैम लॉबी को आप देखें कि जब इन्होंने डैम बनाना होता है तो ये हर बहाना सामने ले आते हैं। जब डैम बनाने का कोई बहाना नहीं था तो इन्होंने 2018-17 में एक रिपोर्ट लिखवाई किसी सरकारी महकमे से कि 2025 में पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा, लिहाजा हमने डैम बनाने हैं। फिर डैम फंड का जो है वो एक शगुफा छोड़ा गया, और वो चीफ जस्टिस को उसमें इन्वॉल्व किया डैम लॉबी ने, और उन्होंने कहा कि जी आप डैम फंड बना दें। फिर नई हुकूमत बनी इलेक्शंस के बाद, वजीर आजम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और उसने अपने कौम से खिताब में कह दिया कि 2025 में पानी खत्म होगा, लिहाजा हम डैम बनाएंगे। अब 2025 आ गया है, पानी खत्म होने के बजाय आपको डबो रहा है, और अब भी कह रहे हैं कि जी हम डैम बनाएंगे। भाई, डैम बनाने से सैलाब नहीं रुकते, ना पानी स्टोर होता है, ना और कोई ढंग का काम होता है। डैम सिर्फ और सिर्फ कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स को, जो कि बहुत अमीर और पावरफुल होते हैं, उनको मजीद अमीर और मजीद पावरफुल कर देते हैं ठेकों के चक्कर में और बाकी चक्करों में। अच्छा। और उसके साथ साथ ये डैम जब भी बनता है, कोई भी दुनिया में जो बड़ा डैम बना है, उसने सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब किया है। उसने अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन के दरमियान
जो है वो कशीदगी पैदा की है, हालात ख़राब किए हैं। चाहे वो दो मुल्क हों, चाहे वो दो सूबे हों, चाहे वो दो शहर हों। जब ऊपर डैम बनता है और नीचे का पानी कम होता है, तो जो डैम से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो डैम से नुकसान वाले होते हैं वो दूसरी तरफ हो जाते हैं। और मुल्कों के दरमियान, सोसाइटीज़ के दरमियान, फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान जो है वो एक नागवारी की फ़ज़ा पैदा होती है। तो डैम तो सरासर एनवायरनमेंट का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है, और सोसाइटी की हार्मनी का भी नुकसान है। तो बिल्कुल भी हमें डैम का नहीं सोचना चाहिए। और ये 2010 के सैलाब के बाद जब 2018 में डैम बनाने के फैसले किए गए, और उस पर बड़ी जो है वो इन्होंने वो फंड रेजिंग के लिए मुहिम चलाई गई। फंड रेजिंग के लिए मुहिम चलाई गई, ओवरसीज से लेके तो पाकिस्तान तक हर किसी को किया गया, रेलवे के टिकटों के बीच में डैम फंड के पैसे डाल दिए गए। ये सारे काम इन्होंने किए। उसका फायदा क्या हुआ? वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बल्कि आई वुड से हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जो 2018 से लेके अभी तक उन डैम्स के ऊपर लगे हैं, उनसे किस सोसाइटी के किस बंदे को क्या फायदा हुआ, हमें बताया जाए। और वो कौन लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जाके कहा कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा? वो कौन लोग थे? वो कितने पावरफुल थे? वो कितने जो है वो इस वक्त जो है वो गायब हुए हैं? उनको सामने लाया जाए और उनसे पूछा तो जाए कि उन्होंने किस बेस पे कहा था कि 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो पिछली हुकूमत, हम उसकी बात करें या मौजूदा हुकूमत की बात करें, सबका फोकस डैम्स पर ही है। जी तो जी, इन्हें ये कौन डैम लॉबी मशवरा दे इतनी रहा है? पावरफुल, जी डैम लॉबी इतनी पावरफुल है कि ये छोटे मोटे लेवल पे ऑपरेट नहीं करते। ये हमेशा हुकूमत वक्त के साथ जो है ना अपने आप को अलाइन करते हैं, अच्छा। और उनसे जो है वो, और फिर देखें अगर आप हमारे हुक्मरानों को देखें तो जितनी इनकी तालीम है उतनी इनको समझ आएगी। इनको कोई आके बेवकूफ़ बना जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। पहले भी ये हुआ, अभी भी यही नज़र आ रहा है। कहीं पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बयान दे रहा है कि जी हमने डैम बनाना है, कहीं पे चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, तो और एक नहीं, एक से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो है ये बयान दे रहे हैं कि जी हमने डैम बनाने हैं। हमें बताया जाए कि डैमों ने इससे पहले दिया क्या है आपको? जब सैलाब आते हैं आपको ज्यादा डुबो देते हैं। सर, हाउ टू कंट्रोल, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, साथ साथ ये भी आपसे जानेंगे, जो वजीर दिफा का बयान था 2 रोज कबल, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जो भारतीय जारहियत का बार बार जिक्र किया जाता है, ना कहा जाए। भारत ने हमें 3 से 4 रोज पहले आगाह किया था कि एक बड़ा सैलाबी रेला आ सकता है, आप तैयार रहें। क्या 3 से 4 रोज में ये मुमकिन होता है, इतने बड़े सैलाब के अगेंस्ट, कि अपने आप को ना सिर्फ इंसानी जानों को बचाया जाए बल्कि उनके माल मवेशी, उनके घरों को बचाया जा सके? देखिए जी, अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंडिया ने जिस वक्त भी आपको बताया, 1 दिन पहले बताया या 6 दिन पहले बताया, इट डजेंट मैटर। आपको फरवरी में पता था कि इस दफा का मॉनसून ज्यादा शिद्दत के साथ आएगा। उसके बाद में इंटरनेशनल क्लाइमेटिक मॉडल्स ने इस चीज की तस्दीक की कि एशियन मॉनसून स्ट्रांग होगा। फिर आपके अपने मेट डिपार्टमेंट में अप्रैल या मई में ये वार्निंग जारी की कि इस दफा का मॉनसून ज्यादा सख्त होगा। फिर मॉनसून आपका जो है वो अपने टाइम से थोड़ा सा पहले शुरू हुआ। आपका पहला मॉनसून का स्पेल जो है वो जून के एंड पे आ गया, जो कि नॉर्मली जुलाई के मिड में आता है। तो आपका अर्ली मॉनसून सेट हो गया। ये सारी वार्निंग्स आपके लिए काफी नहीं थी कि अभी भी आप ये इस इंतजार में थे कि इंडिया भी वार्निंग दे? तो जब आपको इंटरनेशनल वार्निंग मिल चुकी थी, आपके अपने मेट डिपार्टमेंट आपको बता चुके थे, और उसके बाद में क्लाइमेटिक मॉडल्स और वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं वो आपको बता चुकी थी कि सैलाब ज्यादा आएगा, तो फिर आप इस बात पे क्यों रोकते हैं कि? और फिर इंडिया ने तो पानी छोड़ना ही छोड़ना था, क्योंकि जब भी डैम में पानी ज्यादा आता है तो आपने डैम से पानी रिलीज करना होता है। डैम इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है, उसका एक खास साइज है। जब भी उस साइज से ज्यादा पानी आएगा तो आपने पानी को छोड़ना है। 1998 में भी आपने छोड़ा, अपने डैम से छोड़ा, लोगों को डुबोया। और डैम मैनुअल्स में तो यहां तक लिखा हुआ है कि डैम को बचाना जान बचाने से ज्यादा जरूरी है। यानी अच्छा। लोगों को की जिंदगियां बचाना बाद में आएगा, डैम को बचाना पहले आएगा। तो ये तो आपके मैनुअल्स में लिखा हुआ है। पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी में भी ये चीज डाल दी गई है, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी भी बनती है। वो भी एक अलग बहस है। लेकिन ये चीज जो है ये सबको पता थी, हर किसी को पता थी। और 2010 का सैलाब हमें याद था, 2022 का सैलाब हमें याद था। तो फिर हमने क्यों कुछ भी नहीं किया? फिर भी हम इस इंतजार में है कि इंडिया हमें 15 दिन पहले बताए। भाई इंडिया को खुद नहीं पता 15 दिन पहले कि उसने जो है वो 4 दिन के वक्फे से 4 दिन बाद उसने डैम खोलना है। तो जब
और ये हमारे साथ 1998 में ये चीज हो चुकी है। या तो हम बड़े अच्छे होते, हमने बता दिया होता लोगों को 1992 में कि जनाब हम मंगला के गेट खोलने लगे हैं, तो इतनी सी वार्निंग होती है जितनी सी उनके पास थी, जितनी सी हमारे पास होती है। हमारे पास अपने अपने डैम के ऑपरेशन की मिसाल हमारे सामने है। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर वापडा रिपोर्ट लिखवाता है कि जी ये डैम तो फ्लड कंट्रोल के लिए है ही नहीं। जी ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, फिर इसका सोल्यूशन है क्या? हमारे पास जो 5 दरिया हैं, क्या जो इनसे फायदा उठाना चाहिए था वो हम उठा रहे हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर के लिए या पीने के पानी के लिए वो हम सब कुछ कर रहे हैं, उनसे फायदा उठा रहे हैं, या वो पानी हर दफा समंदर बुर्द हो जाता है, जाया हो जाता है? देखिए, समुद्र बुर्द होना जो है ना, इस टर्म को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। अच्छा। समुद्र में पानी का जाना इतना ही जरूरी है जितना आपके जिस्म में जो आप पानी पीते हैं उसका आपके जिस्म से निकलना जरूरी है। जिसके गुर्दे फेल हो जाते हैं ना, उससे पूछें कि क्या होता है जब पानी निकलता नहीं है आपके जिस्म में से। इसी तरह से एनवायरनमेंट में जो पानी आता है, उसने अपना एनवायरनमेंट में एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, इकोलॉजिकल सर्विसेज देनी होती हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं, पूरे एनवायरमेंटल सिस्टम को, पूरी हयात को, पूरे एक रीजन को उसने अपनी एनवायरमेंटल सर्विसेज देनी होती है। और उसके बाद में उसने निकलना होता है, और निकलते हुए भी उसकी एनवायरमेंटल सर्विसेज खत्म नहीं होती। जिस जगह पे समुद्र में गिरता है उस जगह की इकोलॉजी फ्रेश वाटर पे डिपेंड करती है। उसके ऊपर डेल्टा होते हैं, उसके ऊपर मैंग्रोव्स होते हैं, उसके बीच में 50,000 किस्म की जो है वो स्पीसीज होती हैं, जो इस चीज पे मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम में अडेप्ट हुई हैं कि उनको उस मीठे पानी की समुद्र के साथ जरूरत होती है। तो ये कह देना कि समुद्र में पानी गिर के जाया हो गया, ये एक इंतहाई अनसाइंटिफिक और अनएथिकल बात है कि आप ये बात करें, नंबर 1। नंबर 2, जब दरिया को, जो आपने शुरू में बात की कि इसको हमने करना क्या है, देखिए हमने अपने दरियाओं के रास्तों को खोलना है, हमने दरिया को उसकी रिस्पेक्ट देनी है, हमने दरिया को बड़ा समझना है। रूम फॉर द रिवर, ये एक इनिशिएटिव है जो इस वक्त पूरे यूरोप में चल रहा है और इसको यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रही है। आपने दरियाओं के रास्ते जो बंद किए हैं, छोटे किए हैं, आपने उनको खोलना है, उनमें से एनक्रोचमेंट्स को खत्म करना है। ये सब कुछ जब आप करेंगे तो आपका दरिया अपने रास्ते पे चलेगा। आपने वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है, जिनके बीच में आपने एनक्रोचमेंट करके तो खेत लगा दिए हैं और शहर बसा दिए हैं। आपने अपने फॉरेस्ट को वहां पे दोबारा रिजुविनेट करना है, स्पीसीज जो लॉस, जो खत्म हो गया, उनको रीइंट्रोड्यूस करना है। और फिर आपका ये जब दरिया चलेगा तो ये खुद ब खुद आपके एक्वेफर को रिचार्ज करेगा। और एक बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो आपके 5 दरिया हैं, इनके नीचे की जो रेत है उसके बीच में 500 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा बड़ा जखीरा है साफ पानी का, पीने के काबिल है वो पानी। हमने इस पे 2 साल पहले दरिया के अंदर रिसर्च की थी जी, दरिया की रेत के नीचे। अच्छा। उसको, उस पानी को निकालने का जो तरीका है वो भी दुनिया में इजाद हो चुका है, हमने वो तरीके यहाँ पे लाने हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट उन नए और मॉडर्न तरीकों के ऊपर होनी चाहिए, जैसे रिवर बैंक फिल्ट्रेशन है, हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल्स हैं, पाइप्स एंड पंप्स के सिस्टम है, सोलर पावर्ड एनर्जी के सिस्टम है, पंप्स चलाने के लिए कंट्रोल सिस्टम है, सेंसर्स के सिस्टम है। ये सिस्टम्स हैं जिन पे आपने इन्वेस्ट करना है। और ये सिस्टम बड़ा डैम बनाने की तरह के नहीं होते। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोजेक्ट करने हैं, आपने म्युनिसिपैलिटी लेवल के ऊपर ये प्रोजेक्ट करने हैं, और ऐसा प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको, आपके तमाम सिटीजन्स को साफ पानी दे सकता है, पीने का साफ पानी दे सकता है, आपके खेतों को 24/7 52 वीक्स ये पानी की सप्लाई दे सकता है। मैं कथा कलामी की माजरत, अभी मैंने वजीर आला पंजाब का बयान सुना था कल, वो कह रही थी ओवर द नाइट ये सब कुछ नहीं हो सकता, तो आप कह रहे हैं विद इन मंथ ये सारा कुछ हो सकता है? जी, वो कह रही थी कि डैम बनाएंगे और डैम ओवरनाइट नहीं बनते, वाकई ओवरनाइट सालों लग जाएंगे। जी जी। तो आपने अगर ओवरनाइट कुछ करना है, लोगों को रिलीफ देना है, तो आप ये वाले प्रोजेक्ट करें। ये आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ लेके जाएंगे, आपके एनवायरनमेंट को बेहतर करेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेंगे। और दुनिया का ग्लोबल माइंड इस वक्त इसी किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ रहा है। ये बाहर जाते हैं अपनी दास्ताने गम लेके कि जी हम मर गए, लुट गए, हमें कुछ दो, इनको कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये वही प्रोजेक्ट्स जो है दोबारा लेके जाते हैं, डैम बनाने के, कैनाल बनाने के, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनकी वजह से ये तबाही आ रही है। तो वो क्यों इनको फंडिंग देंगे ऐसे काम करने की? आप अपना ठीक तरह का सस्टेनेबल प्रोजेक्ट लेके जाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें। आप छोटे छोटे $100 मिलियन के प्रोजेक्ट्स करें तो वो आपको ज्यादा रिलीफ दे सकते हैं बहुत कम टाइम में, बनिस्बत इसके कि आप वो 20-30 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट करें जो एनवायरनमेंट का भी बेड़ा गर्क करे, सोसाइटी के भी बीच में डिसहार्मनी पैदा करे, और उसके बाद में
वो आपके जो आने वाले फ्लड्स हैं उनको भी जो है वो ज्यादा जो है वो एग्जेसरबेट करे। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा मुतनाज़ा है ये मामला। बहरहाल इसमें काफी बहस सालों होती रही है। कालाबाग डैम का हम जिक्र करेंगे और साथ साथ अभी पिछले कुछ मंथ पहले कुछ नई नहरें निकालने की बात हुई थी, बड़ी जमीनें लाखों एकड़ सैराब करने की बात हुई थी, फिर सिंध के अंदर एहतजाज हुआ और मामला दब गया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर इनकी जरूरत है? जी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि ये मामला दब गया, क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप कोई फंड्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, तो आप यही जो मॉडर्न सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, जो दरिया की रेत के नीचे से पानी निकाल सकते हैं, अच्छा। खेतों को दे सकते हैं, और वो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, एनर्जी सिस्टम्स हैं। आप सोलर एनर्जी पे वो सिस्टम चला सकते हैं, सोलर प्लस बैटरीज के सॉल्यूशंस हैं, और वो नहरों से सस्ते हैं, नहरों से जल्दी बनते हैं, और फिर सस्टेनेबल पानी सप्लाई करते हैं। ना कि नहरों की तरह के सैलाब आया तो नहरें बंद, ड्राउट आया तो नहरों में पानी कोई नहीं। उनमें इंटरमिटेंसी का फैक्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जिस एक्वाफर और जिस स्टोरेज के साथ कनेक्टेड है वो 500 मिलियन एकड़ फुट का स्टोरेज है। उसमें तो 3 साल का भी ड्राउट आ जाए तो उसको कुछ नहीं होता। तो आप अपने आप को खुद अपने यू आर फुटिंग इन योर ओन, यू आर शूटिंग इन योर ओन फुट। आप अपने पाँव में खुद गोली मार रहे हैं कि जो जो काम आप कर सकते हैं, जो आपके पास मॉडर्न इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं तो आप मॉडर्न तरीके लेके आए। इन्वेस्टर भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और आप जो चीज बनाएंगे वो सस्टेनेबल भी होगी। ठीक है, आखिर में डॉक्टर साहब, ये सारा जो जो कुछ आप बता रहे हैं जाहिर है ये बिल्कुल उसके उलट है जो हम हुकूमत से सुनते हैं। वो कोई भी किसी भी दौर की हुकूमत हो, उनका फोकस सिर्फ डैम्स तक होता है या लोगों के इनखला पर होता है जब पानी आ जाता है सर पर उस वक्त। अब तो कोई हुकूमती सतह पर आपसे कभी मशवरा लिया गया? आप कुछ बताना चाहते हैं या जो हुकूमत के पास इस किस्म के सजेशंस पेश करने वाले आप समझते हैं वो काफी हैं? जी देखिए जी, हुकूमत के पास तो कोई एक भी वाटर का क्वालिफाइड एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा। वापडा में कोई वाटर का क्वालिफाइड एक्सपर्ट नहीं है, वासा में कोई वाटर का क्वालिफाइड एक्सपर्ट नहीं है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई वाटर का क्वालिफाइड एक्सपर्ट नहीं है। वहां पे सिविल इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर से ये डिपार्टमेंट्स भरे हुए हैं। इनको तो पता ही नहीं कि वाटर मैनेजमेंट होती क्या है। देखिए, सिविल इंजीनियर या इरिगेशन इंजीनियर वो ये तो बता सकता है कि एक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, लेकिन वो क्यों बनेगा ये वो नहीं बता सकते। ये वाटर का एक्सपर्ट बताएगा कि ये स्ट्रक्चर बनना भी है कि नहीं बनना। यहां पे आपने रिवर बैंक फिल्ट्रेशन लगानी है, पाइप्स का निजाम लगाना है कि नहर का निजाम लगाना है, वो आपको वाटर का एक्सपर्ट बताएगा। लेकिन इनके पास तो वाटर के एक्सपर्ट्स है ही नहीं है। ये सिविल इंजीनियर्स हैं मोस्ट ऑफ देम, और सिविल इंजीनियर को सिर्फ कंक्रीट पोर करनी आती है। वो कहते हैं यार हर जगह पे कंक्रीट पोर करते जाओ, मैं अपने पैसे बनाता जाऊं, मैं अपने ठेके लेता जाऊं, बस। और हुकूमती सतह पर आपको अप्रोच किया जाता है? अगर पहले तो कभी किया गया तो हमें बता दीजिए, अगर किया जाता है तो आप मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं हुकूमत? देखिए, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, मैं कहता हूं जो भी क्वालिफाइड पूल ऑफ वाटर एक्सपर्ट्स है, जिसमें हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं और हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स के लोग हैं। ये मैं 3 मैंने आपको चीजें दी हैं, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स। जब तक ये एक्सपर्ट्स नहीं होंगे आपके पास तो फिर आप भूल जाएं कि आपका कोई भी जो है ना वो काम ठीक होगा। और इन 3 एक्सपर्ट्स के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास सोशल साइंटिस्ट होने चाहिए, आपके पास इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, और आपके पास जो है वो इस तरह के कोऑर्डिनेटर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स होने चाहिए जो इन चीजों को इंटीग्रेट करना समझते हो। आपके पास डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ये सिविल इंजीनियर तो सबसे आखिर में आता है, जब आप सारे फैसले कर देते हैं उसको कहते हैं हाँ भाई उधर जाके जो है वो फलां स्ट्रक्चर बना दो, उधर जाके फलां स्ट्रक्चर बना दो। फिर वो आपका काम, ये जो आखिरी काम इन्होंने करना है, जो आखिरी जो जो एक तरह का टेक्नीशियन का जो रोल जिस बंदे ने प्ले करना है, उससे वो जो है डिसीजन करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हसन अब्बास साहब, माहिर आबी उमूर, और तफसील से बता रहे थे कि इस वक्त जो सैलाब है इससे कैसे बचा जाए और आइंदा आने वाले सैलाबों से उनसे बचने के लिए क्या सद्देबाब किया जाए। इस हवाले से हमें अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे चल के कुछ सियासी डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।